हेलो प्रिय छात्र छात्रों, मैं हूं कृपाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत से संबंधित आज हम आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करा रहे हैं। इसमें सभी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं और जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं प्रिय छात्र छात्रों, अपने साथ में एक नोटबुक रखिए और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को, पॉइंट्स को और हेडिंग्स को नोट करते हुए चलिए। प्रिय छात्र छात्राओं, इससे आपको आगे रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी। वीडियो में आप अंत तक जरूर जुड़े रहिए। प्रत्येक क्वेश्चन को आप देखिए, अच्छी तरह से देखिए और अच्छी तरह से आप तैयार कीजिए। प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा यह है, सहायक संधि व्यवस्था क्या थी? इस व्यवस्था के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में किस प्रकार विलय किया गया? एक बार फिर क्वेश्चन सुनते हैं। सहायक संधि व्यवस्था क्या थी? इस व्यवस्था के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किस प्रकार किया गया? ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम सबसे अब क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए। आपको बताना है कि सहायक संधि क्या है। सहायक संधि क्या है आपको ये बताना है। तो देख लीजिए, पहले इसमें सुन लीजिए आप सहायक संधि क्या है। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली के द्वारा 1798 में तैयार की गई थी। आपके लिए जीके का क्वेश्चन भी बनता है। जीके का क्वेश्चन भी ये तैयार होता है कि वेलेजली के द्वारा सहायक संधि कब तैयार की गई थी? तो 1798 में वेलेजली के द्वारा सहायक संधि तैयार की गई थी। तो हम इसमें पढ़ते हैं, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली के द्वारा 1798 में तैयार की गई और यह इस व्यवस्था के द्वारा अंग्रेजी राज्यों के साथ यह संधि करने वाले राज्य को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। तो इस तरह से ये थी सहायक संधि। एक बार फिर देखते हैं। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली के द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी और अंग्रेजों के साथ यह संधि करने वाले राज्य को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। वह शर्तें कौन सी थी? वह शर्तें अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई शर्तें थी और उन शर्तों का पालन भारतीय राज्यों को करना होता था। उन शर्तों के माध्यम से ही भारतीय राज्य जो थे वह ब्रिटिश राज पर निर्भर हो जाते थे। अब देखते हैं संधि क्या थी। अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों की रक्षा करेंगे। पहले क्या आश्वासन देते थे अंग्रेज? ये कहते थे कि जिस राज्य के साथ में सहायक संधि है उस राज्य की आंतरिक और बाह्य जितनी भी चुनौतियां हैं, जितने भी मतलब उस पर आक्रमण होने की संभावना है या युद्ध होने की जो जितने भी चुनौतियां हैं उसकी रक्षा का दायित्व वो अपने हाथ में ले लेते थे अंग्रेज। फिर दूसरा ये था, दूसरा पॉइंट हम बनाएंगे इसमें, सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। यानी कि जो उनका सहयोगी राज्य होता था उस सहयोगी राज्य के भू क्षेत्र पर ब्रिटिश या जो ब्रिटिश सरकार है वह उसको एक सैन्य टुकड़ी दे देती थी। यानी कि एक सैन्य टुकड़ी उस सहयोगी राज्य को रखनी होती थी और उस जो ब्रिटिश टुकड़ी होती थी उसका पूरा रख रखाव, उसका खान पान, उसकी जो पूरी व्यवस्था करने का दायित्व भी सहयोगी राज्य के पास ही होता था। यानी कि जैसे जो भारतीय राज्य थे उनको ही दे दिया जाता था कि भाई आप इनका खर्चा उठाएंगे, पूरा इनके रख रखाव की व्यवस्था करेंगे, इनको वेतन देंगे इस टुकड़ी को, और ये टुकड़ी आपके लिए कार्य करेगी, सैन्य टुकड़ी आपके लिए कार्य करेगी। अब तीसरा हो गया, सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रखरखाव की व्यवस्था करनी होती थी। अब इस रखरखाव के द्वारा ही इन सैन्य टुकड़ियों पर इतना ज्यादा खर्च आ जाता था कि जो भारतीय राज्य थे वह उनका खर्चा वहन नहीं कर पाते थे। तो ऐसी स्थिति में यह होता था कि जो ब्रिटिश सरकार होती थी तो वह स्वयं उसको खर्चे को वहन करते थे, खर्चा उठाते रहते थे और ये खर्चा वो अपने ऊपर वहन नहीं करते थे। ऐसे वो क्या करते, एज ए कर्जे के रूप में उस राज्य के ऊपर वह खर्चा चढ़ता रहता था। जैसा वो सैन्य टुकड़ी किसकी थी? ब्रिटिश की थी और ब्रिटिश ही अपनी सैन्य टुकड़ी के लिए जो पैसा खर्च करते थे उस वो पैसा सहयोगी राज्य पर चढ़ता रहता था कर्जे के रूप में। और इस प्रकार से जो भारतीय जो राज्य थे, जो सहयोगी राज्य थे, जो उस समय की सहायक संधि के द्वारा जिन राज्यों के साथ में सहायक संधि हुई थी
राज्यों पर धीरे 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 बहुत अधिक कर्ज हो जाता था, और अंत में जो भारतीय जो राज्य होते थे वह उस कर्ज को उतार नहीं पाते थे। बाद में क्या होता था, अपना भू क्षेत्र ब्रिटिश राज्य में विलय करना होता था। तो इस प्रकार से सहायक संधि जो थी वह बहुत ही हानिकारक थी। आगे देखते हैं, सहयोगी पक्ष ने तो किसी और क्या क्या शर्तें होती थी। चौथी शर्त हम, चौथा पॉइंट आप मान लीजिए इसमें। तो अगली शर्त ये होती थी सहायक संधि राज्यों के साथ में कि सहयोगी पक्ष न तो किसी किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और न ही किसी अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। यानी कि जो भारतीय राज्य थे उन पर इस प्रकार से प्रतिबंध लगा दिए जाते थे कि ऐसे राज्य जिनके साथ में सहायक संधि होती थी उन राज्यों पर इस प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए जाते थे कि वह राज्य न तो किसी अन्य शासक के साथ में कोई संधि करेंगे और न ही किसी युद्ध में सम्मिलित होंगे, और अंग्रेजों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और इसके साथ ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा भी नहीं लेंगे। ये हम ये कह सकते हैं कि जो राज्य थे उनकी विदेशी जो नीति थी, जो विदेशी संबंध थे या अन्य राज्यों की जो संबंध थे, ये जो संबंध होते हैं राज्यों के, वह पूरी तरह से ब्रिटिश इस पर निर्भर हो चुके थे। उनकी अनुमति के बिना देशी राज्य जो भारतीय राज्य थे वह एक कोई जरा सी भी छोटी सी भी संधि वह नहीं कर सकते थे। सभी चीजों की उनको जो विवरण है, पूरा जो विवरण है उनको ब्रिटिश सरकार के सामने रखना होता था। और यहाँ पर यह शर्तें रखी गई थी कि अंग्रेजों के मतलब यानी कि ब्रिटिश के साथ ही संबंध रखेंगे। अन्य जितने भी यूरोपियंस हैं जैसे कि फ्रांसीसी हैं या डच हैं या अन्य पुर्तगाली हैं या जो और दूसरे यूरोपियंस हैं उनके साथ भी कोई संधि नहीं की जा सकती। साथ ही साथ ना तो किसी देशी राज्य के साथ में ना ही किसी विदेशी कंपनी या देश के साथ में कोई संधि वह बिना अंग्रेजों की अनुमति के नहीं कर सकते थे। इस प्रकार से राज्यों को पूरी तरह से बांध दिया जाता था। तो ये शर्तें जो होती थी, इस प्रकार की शर्तें देशी राज्यों के ऊपर जो सहायक राज्य होते थे जिनके साथ में सहायक संधि की जाती थी उन राज्यों पर ये शर्तें लगा दी जाती थी। तो ये थी सहायक संधि के द्वारा। अब धीरे धीरे क्या होता था, इस सहायक संधि के द्वारा जो सहायक राज्य होते थे वह उनके हाथ में कोई शक्ति नहीं रहती थी, और पूरी तरह से वह ब्रिटिश या अंग्रेजी शासन पर निर्भर हो जाते थे, क्योंकि उनके प्रत्येक कार्य के लिए उन्हें ब्रिटिश की आवश्यकता होती थी। ना तो वो किसी के साथ में विदेशी संधि कर सकते थे, ना ही वो अपनी सैन्य टुकड़ियां बना सकते थे, बढ़ा सकते थे। वो ब्रिटिश के द्वारा जो सैन्य टुकड़ियां रखी गई थी उन टुकड़ियों को ही वह उनका ही व्यवस्था करते थे, उनका ही रख रखाव वह करते थे। साथ ही साथ जो देशी राज्य होते थे यानी कि जो सहायक राज्य होते थे, जिन राज्यों के साथ में सहायक संधि होती थी उन राज्यों में वहां पर जहां पर राजा रहता था उसके जो राजमहल होता था उसके कामकाज को देखने के लिए एक रेजिडेंट नियुक्त कर दिया जाता था। एक ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक एजेंट नियुक्त कर दिया जाता था, और यह जो एजेंट होता था, एजेंट प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखता था कि राजा के दरबार में कौन व्यक्ति मिलने आ रहा है, राजा कहाँ पर जा रहा है, सभी चीजों से हर तरह से वो पूरी जो रिपोर्ट थी वह ब्रिटिश सरकार के पास पहुंचाता रहता था। यानी कि जो रेजिडेंट होता था, जो एक उसको हम कहेंगे एजेंट के रूप में वह ब्रिटिश सरकार का राजा के दरबार में नियुक्त किया कर दिया जाता था, और प्रत्येक खबर को वह ब्रिटिश सरकार के पास में ब्रिटिश सरकार के पास पहुंचाता रहता था। तो ये था। फिर ये थी सहायक संधि। तो इस सहायक संधि के द्वारा अनेक राज्यों को विलय किया गया और उन राज्यों को पूरी तरह से पंगु कर दिया गया। पंगु मतलब बिना उनके पास ना तो कोई शक्ति रही, ना ही कोई उनके पास में अधिकार रहे, और धीरे 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 वह राज्य शक्तिहीन हो गए और बाद में उनको ब्रिटिश साम्राज्य में ही विलय कर लिया गया। अब यहाँ पर अवध का हम क्वेश्चन का हमारा सेकंड पार्ट है कि अवध का किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया। देखते हैं। 1801 में लॉर्ड वेलेजली ने अवध पर सहायक संधि थोपी थी। तो अवध के साथ सहायक संधि कब हुई थी? 1801 में हुई थी, और इससे वहां के नवाब की निर्भरता अंग्रेजों पर बढ़ती गई। जैसे कि हमने शर्तों के अकॉर्डिंग देखा है अभी, तो ये सारी शर्तें अवध राज्य पर लगा दी गई, अवध राज्य पर थोप दी गई, और इन शर्तों
के लागू होते हुए अवध के जो नवाब थे वह धीरे धीरे अंग्रेजों पर निर्भर हो गए। अवध की जमीन ब्रिटिश उद्योगों के लिए अब क्या था, यानी कि अंग्रेजों की जो रुचि थी, ब्रिटिश सरकार की जो रुचि थी वो अवध में क्यों थी, उसका कारण क्या था। अवध की जमीन ब्रिटिश उद्योगों के लिए आवश्यक कपास और नील की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त थी। पहला कारण, यानी कि अंग्रेजों की रुचि अवध में क्यों थी, बहुत ज्यादा रुचि थी उनकी, वह इसलिए थी क्योंकि अवध की जमीन ब्रिटिश उद्योगों के, जो उस समय जो ब्रिटिश में जो उद्योग लगाए गए थे, कपड़ा उद्योग जो लगा था, उसको कच्चे माल की आवश्यकता थी। और वह कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, वो भारतीय राज्यों से मिलना था। तो उन अंग्रेजों ने देखा कि जो अवध की जो जमीन है उसमें अच्छी कपास की पैदावार की जा सकती है, अच्छा जो नील का उत्पादन किया जा सकता है, इसलिए अवध को अपने नियंत्रण में वे लेना चाहते थे। साथ ही इसके साथ ही यह निर्मित माल की खपत के लिए भी उपयुक्त बाजार था, यानी कि जो ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में, उद्योगों में जो माल बन रहा था, जो कपड़ा बन रहा था, उसके लिए बाजार की आवश्यकता भी थी। तो बाजार के रूप में अवध को देखा गया था, यानी कि अवध के जो बाजार थे उनको उपयुक्त माना गया कि भाई यहाँ पर बाजार भी बड़ा है, वहां से जो कपड़ा तैयार होगा उसको अवध के बाजारों में बेचा जा सकता है। और बेचा कब जाएगा, जब ब्रिटिश सरकार का वहां पर अधिकार होगा। इसलिए इसलिए अंग्रेजों की इस पर गिद्ध की नजर थी। गिद्ध की नजर मतलब उसको प्राप्त करना वह चाह रहे थे। उनका हर एक तरह से प्रयास ये रहता था कि अवध को किसी न किसी तरह से हमने अपने नियंत्रण में लेना है, और उसे उसे मतलब हड़पना चाहते थे किसी भी हाल में, हर हाल में वह अवध को हड़पना चाहते थे। ठीक है जी, ये हुआ। अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को 13 फरवरी 1856 को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। उसमें उसमें लॉर्ड डलहौजी थे। तो यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसका भी यहाँ पर जिक्र किया जाएगा कि लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसके सहयोग से और सहायक संधि की जो शर्तें थोप कर इस तरह से यहाँ पर अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि इसको अवध की जो जनता थी वो पूरी तरह से अवध के नवाब में बहुत विश्वास रखती थी। उनको वो अपना आदर्श मानते थे, और उनको बिल्कुल भी इस तरह का विश्वास नहीं था कि अवध के नवाब, जो नवाब के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, कि वह बिल्कुल सही आरोप थे। क्योंकि जनता को पता था कि अवध के नवाब इस प्रकार के नहीं है। वह उनको, जैसे कि उन पर आरोप लगाया था कुशासन का आरोप, तो कुशासन की बात वहां पर कहीं पर भी दिखाई नहीं देती थी। तो इस अवध के नवाब को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया, यानी कलकत्ता में जो उनका जीवन था, बाकी जीवन उनको बिताने के लिए कलकत्ता भेज दिया गया। और इस प्रकार से जो जनता थी वह उनके पीछे पीछे चली गई। अंग्रेजों ने, चली कुछ दूर तक, यह कहा जाता है कि जनता इतनी दुखी थी कि वह जनता इतनी दुखी हुई, अवध की जनता इतनी दुखी हुई कि जिस समय अवध के नवाब को ले जा रहे थे तो पीछे पीछे उसकी जनता भी चल दी और कुछ दूर तक उनके पीछे रोते हुए चलते रहे। अंग्रेजों ने एक दलील दी कि लखनऊ का नवाब अलोकप्रिय है और जो वहां की जनता को, जबकि ये जो आरोप लगाया था ये पूरी तरह से निराधार है, बिल्कुल निराधार है। तो अंग्रेजों ने दलील क्या दी थी, अंग्रेजों ने दलील दी कि जी हमने अवध के जो राज्य है उसको इसलिए अपने नियंत्रण में लिया है क्योंकि जो वहां का राजा वो बहुत ही अलोकप्रिय है, जबकि ये जो आरोप था ये पूरी तरह से निराधार था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पर हुआ, हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। प्रिय छात्र छात्रों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको 2-3 बार जरूर रिवीजन कीजिए और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आप नोट करते हुए चलिए। जिस तरह से हमने इस क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास किया था, हमने पॉइंट टू पॉइंट ये सब चीजें दी हैं, तो आप भी याद करने के लिए इसको पॉइंट टू पॉइंट ही तैयार करें। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1857 ईस्वी की क्रांति के धार्मिक कारणों की चर्चा कीजिए। देखिए
क्वेश्चन जब भी आता है तो पूछा जाएगा, या तो धार्मिक कारण पूछा जाएगा, या राजनीतिक कारण पूछा जाएगा, आर्थिक कारण पूछा जाएगा, सामाजिक कारण पूछे जाएंगे 1857 की क्रांति के। क्योंकि सबके सब एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, उसके लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। इसलिए आपको तैयार तो सभी करने हैं, और अलग अलग क्वेश्चन के रूप में भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन 1857 की क्रांति में धार्मिक कारण कौन से थे। धार्मिक कारण, आप महत्वपूर्ण पॉइंट पर ध्यान दीजिए, कौन से कारण पूछे हैं, धार्मिक कारण, तो आप उनकी चर्चा करेंगे यहाँ पर। पहले आप इसमें हेडिंग डाल देंगे कि 1857 की क्रांति के धार्मिक कारण। प्रारंभ करते हैं, पहला पॉइंट हमारा है क्रांति के धार्मिक कारण उस समय प्रारंभ हुए। पहली जो शुरुआत कब से दिखाई दी इसकी, क्योंकि क्या होता, कोई भी चीज, कोई भी विद्रोह होता वो तुरंत एकदम नहीं होता, उसके पीछे कोई कारण होते हैं, कुछ लंबे समय से कुछ घटनाएं, परिघटनाएं, कुछ इस प्रकार की चीजें होती हैं जिससे जनता के बीच में आक्रोश धीरे 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 वह जमा होता रहता है, आक्रोश बढ़ता रहता है, और एकदम जब वह अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो वो तुरंत एकदम बदलाव होता है, और ये क्रांति का रूप ले लेता है। तो देखिए कहाँ से शुरुआत हुई। क्रांति के धार्मिक कारण उस समय प्रारंभ हुए जब 1813 के चार्टर एक्ट ने ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति प्रदान की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जीके के लिए भी आपके लिए उपयोगी रहेगा कि क्रांति के धार्मिक कारण उस समय प्रारंभ हुए जब 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट जो अधिनियम बनाए गए थे, कुछ कानून बनाए गए थे, के द्वारा ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति प्रदान की गई थी। दूसरा, इन्होंने ईसाई, अब क्या हुआ, जब ये ईसाई पादरियों को भारत में आने की अनुमति दी तो ईसाई पादरियों ने भारत में एक मुहिम चलाई, एक अभियान चलाया, और इनका मुहिम और अभियान यह था कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोगों को ईसाई बनाया जाए। तो इन्होंने ईसाई बनाने की एक मुहिम चलाई भारत के अंदर। अब ये धीरे धीरे सब चल ही रहा था, मिशनरीज खोली जा रही थी, मिशनरीज के द्वारा जो भारतीय थे उनको ईसाई बनाया जा रहा था। 1850 फिर एक नियम आया। 1850 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया गया कि जिसके अनुसार धर्म परिवर्तन करने वाले को उनकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। ये एक नियम 1850 में आया, क्योंकि 1813 में पादरी यहाँ पर आए और मिशनरीज तो खोली गई, और तो ऐसे में क्या हुआ, यहाँ पर उनको लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया। जब लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया तो यहाँ पर भारतीय जो कानून थे उस समय, जो नियम था वो यह था कि यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता था तो उसको उसकी पैतृक संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता था, उसको पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया जाता था, बेदखल कर दिया जाता था। तो ऐसे में संपत्ति के डर से कुछ लोग जो धर्म परिवर्तन नहीं करते थे। तो अब यहाँ पर ब्रिटिश जो राज था, ब्रिटिश था, उनको ऐसे लगने लगा कि ये भी धर्म परिवर्तन कराने में एक बाधा है। तो इसको खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, 1850 में एक अधिनियम पारित किया, और उस अधिनियम के अनुसार यह था, क्या आप अंडरलाइन कर लीजिए क्या था उसके अंतर्गत। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो उसको उसकी पैतृक संपत्ति, जो उसकी उत्तराधिकार में प्राप्त होने वाली जो संपत्ति थी, उसको भी वंचित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ब्रिटिश राज में ब्रिटिश सरकार ने उत्तराधिकार के नियम में परिवर्तन किया था। आगे चलते हैं। इससे भारतीयों को पक्का विश्वास, जब ये सारी घटनाएं होने लगी, जब सब घटनाएं चल रही थी, तो इससे भारतीयों को पक्का विश्वास हो गया कि अंग्रेज सुनियोजित तरीके से भारतीयों को ईसाई बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लोगों में एक अविश्वास की भावना पैदा हो गई कि भाई जो अंग्रेज ये हैं कार्य कर रहे हैं, क्योंकि नियम कानून जब बनाए जाते हैं किसी चीज के लिए तो उसमें वो जो क्रिया होती है वो पूरी तरह से सुनियोजित होती है, उसके परिणाम को देखते हुए वो कार्य किए जाते हैं कानून के आधार पर, कानून के साथ में। तो इससे भारतीयों को पक्का विश्वास हो गया कि अंग्रेज सुनियोजित तरीके से भारतीयों को ईसाई बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये हुआ। फिर एक अंग्रेज अधिकारी थे, मेजर एडवर्ड्स, मेजर एडवर्ड्स थे, ने अपने शब्दों में कहा, अपने भाषण में कहा, उन्होंने कुछ बात इस तरह से स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है।
इससे भारतीयों में असंतोष व्याप्त हो गया। तो जब उन्होंने अपनी बात कही मेजर एडवर्जन, तो उनके बाद से ऐसा महसूस हुआ भारतीयों में कि हाँ भाई, ये जो अंग्रेज हैं ये यहाँ पर भारतीयों को ईसाई बनाने के लिए ही आए हैं। क्योंकि उनके द्वारा कहा गया था कि भारत पर हमारा अधिकार का अंतिम उद्देश्य अधिकार का अंतिम उद्देश्य भारत को ईसाई बनाना है, भारतीय देश को ईसाई बनाना है। तो इससे जो भारतीय लोग थे, उनको लगा कि भाई हमारी संस्कृति और हमारा धर्म पूरी तरह से यहाँ पर खतरे में है। और लोगों में अ, इस जो ईसाई परिवर्तन की जो घटनाएं हो रही थी, जो कार्य किए जा रहे थे, उससे भारतीयों में असंतोष व्याप्त हो गया। और धीरे धीरे यह असंतोष बढ़ता गया और 1857 की क्रांति में ये उभर करके पूरी तरह से सामने आया। और इसी से 1857 की क्रांति यहाँ पर हुई। फिर आगे देखते हैं और क्या क्या कार्य यहाँ पर हुए। हम देखते हैं कि ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों और धर्म परिवर्तन तो था ही, धर्म परिवर्तन के साथ साथ यहाँ पर संस्कृति का, भारतीय जो संस्कृति थी उसको खत्म करने के लिए भी अनेक कार्य किए जा रहे थे। संस्कृति से दूर ले जाया जा रहा था लोगों को। किस प्रकार से था? ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों को ऐसा निर्देश दिए गए कि वह कोई भी धार्मिक चिन्ह उपयोग में नहीं लाएंगे। यानी कि जो व्यक्ति सेना में भर्ती होता था वह कोई भी धार्मिक चिन्ह उपयोग में नहीं ला सकता था। जैसे कि धार्मिक टोपी पहनना, तिलक लगाना, दाढ़ी रखना, इस प्रकार की जो चीजें थी वह कोई भी सेना में उपयोग में नहीं ला सकता था। उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। और ये जो प्रतिबंध थे, तिलक लगाना, दाढ़ी मूछ नहीं रखना, इससे तो इससे भारतीयों को लगा कि उनके धर्म को नष्ट करने का पूरा पूरा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। इसी प्रकार से कुछ और भी कार्य थे जिनके द्वारा ऐसा लगा भारतीयों को कि उनका भारतीय धर्म जो है नष्ट किया जा रहा है, भारतीय संस्कृति पर प्रहार किए गए थे। उन सभी चीजों से लगा कि भारतीय धर्म को जो उनको खत्म करने के यहाँ पूरे पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने उत्तराधिकार के नियम के कानून को बनाकर परिवर्तन कर दिया। ये हम बता चुके पहले कि उत्तराधिकार का जो नियम था उसमें परिवर्तन ये किया गया था कि जो किसी व्यक्ति की जो पैतृक संपत्ति होती थी, अब धर्म परिवर्तन करने के पश्चात उस पैतृक संपत्ति को समाप्त नहीं किया जा सकता, वह उसकी जगह तो बनी रहेगी। तो उपरोक्त सभी कारणों से, बाद में हम लिखेंगे, उपरोक्त सभी कारणों से धार्मिक असंतोष व्याप्त हो गया और जिसका परिणाम 1857 ईस्वी की क्रांति के रूप में दिखाई दिया। तो यही चीज है कि जैसे कि धीरे धीरे से हम 1813 से देखते हैं। 1813 से यहाँ पादरी मिशनरी जो है आनी शुरू होती हैं, वो लोगों को धर्म परिवर्तन कराना शुरू करते हैं। फिर 1850 में यहाँ पर कानून बनाया जाता है, उत्तराधिकार के नियम के कानूनों में परिवर्तन किया जाता है और उसमें और ज्यादा लोगों के अंदर असंतोष व्याप्त हुआ। धीरे धीरे फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी थी, जो सेना में भर्ती जो लोग होते थे उनके जो धार्मिक चिन्ह होते थे उन धार्मिक चिन्हों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इस प्रकार की क्रिया होती थी। साथ ही साथ कुछ कार्य ऐसे थे जैसे कि सती प्रथा का अंत होना, बाल विवाह, ये चीजें, बाल विवाह को रोकना, ठीक है जी, विधवा विवाह को अनुमति देना, पुनः अनुमति देना। हालांकि ये सब चीजें थी, समाज सुधार के कार्य थे। आज के दृष्टिकोण में हम सब लोग मानते हैं भाई ये समाज सुधार था, ये बहुत जरूरी था, ये होना बहुत जरूरी था। और लेकिन उस समय की जो रूढ़िवादी समाज था ये थोड़ा सा अलग चीज है, जो सामाजिक कारणों में हम इसको दे देंगे, सामाजिक कारण से संबंधित भी ये पॉइंट बनते हैं हमारे। तो वह नहीं समझ पाया कि क्या चीज है और इस कारण क्या हुआ कि लोगों के अंदर इस तरह का असंतोष व्याप्त हुआ कि ये लोग हमारी संस्कृति को खत्म करना चाह रहे हैं और ईसाई संस्कृति को यहाँ पर बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये इन सभी कारणों से भी लोगों के मन में एक असंतोष की भावना व्याप्त हो गई और ये फिर जो धीरे धीरे जो असंतोष की भावना व्याप्त हो रही थी एक क्रांति के रूप में उभर कर के सामने आई, जो कि 1857 की क्रांति के रूप में जिसको जाना गया। तो प्रिय छात्रों, ये हमारा 2 क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, आप इसको जरूर देखिए, 2-3 बार देखिए और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आप नोट करते हुए चलिए।
और यदि प्रिय छात्र छात्रों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। अच्छी शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद।